मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा और उनके प्रकार और लसिकाभ अंग। प्रतिरक्षा। आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितने संक्रामक कारकों का सामना करते हैं? हर दिन एक मनुष्य का शरीर 100 से भी अधिक प्रकार के रोगजनक का सामना करता है, परंतु फिर भी हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब है मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र। पर प्रतिरक्षा परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता है जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है। उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा का सबसे पहला कदम है। यह एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मनुष्य में होता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में ब्राह्मकारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होता है। यह किसी भी रोगजनक में फर्क नहीं करता। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर। त्वचा प्रथम रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग के एपिथीलियम का श्लेष्म आलेप शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। कायकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। लाइसोसोम आंखों के आंसू में और आमाशय में आम्ल ये शरीर के रोगाणुओं से हमें बचाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथ के माइक्रोफ्लोरा भी रोगजनक को बढ़ने का मौका नहीं देते। कोशिकीय रोध या सेल्यूलर बैरियर। रक्त में कई प्रकार के श्वेताणु या WBC होते हैं जो कोशिकीय रोग में प्रमुख होते हैं। सहज प्रतिरक्षा में मदद करने वाले श्वेताणुओं को फैगोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स जो चोट लगने पर उस स्थान पर पहुंचते हैं रक्त द्वारा और फिर यह धमनियों से निकलकर, जिसे हम डायपेटिसिस कहते हैं, वह रोगाणुओं तक पहुंचते हैं। रोगाणुओं तक पहुंचकर उसका भक्षण कर खुद मर जाते हैं, जिससे पस का उत्पादन होता है। दूसरा है बृहदभक्षकाणु जो किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का भक्षण कर सकता है। रक्त में इनकी मात्रा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा से काफी कम होती है। इसकी मृत्यु करीब 100 रोगाणुओं का खात्मा करके होता है। बृहदभक्षकाणु कैंसर कोशिकाओं को भी मारने की कोशिश करता है। तीसरा है प्राकृतिक मारक सेल्स जो रोगाणुओं को स्कैन करते हैं और जिस रोगाणु में उनमें खतरा मिलता है वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन्म से मनुष्य में नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिरक्षा उपार्जित करता है। जो रोग मनुष्य में एक बार हो चुका है, उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी स्मृति रखकर मनुष्य को दूसरी बार इसी रोग से प्रतिरोध करने में मदद करता है। यह रोगजनक विशिष्ट है। यह प्रतिरक्षा हमारे रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसिकाणु से होता है। पहला टी लसिकाणु जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने के बाद काम करते हैं, इसीलिए उसे कोशिकीय माध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है बी लसिकाणु जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने से पहले काम करते हैं, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब टी लसिकाणु के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे कि सहायक टी सेल्स 2 प्रकार के लसिकाणु बनाते हैं। इफेक्टर टी सेल्स जो दूसरे लसिकाणु को रोगजनक की जानकारी देता है, जो शरीर के प्रति बेहतर प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरा है मेमोरी टी सेल्स जो रोगजनक के एंटीजन को याद रख उपार्जित प्रतिरक्षा में मदद करता है। कभी कभी कुछ लसिकाणु रोगजनकों से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। तब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो इन्हें मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब बी लसिकाणु कैसे लड़ते हैं?
यह हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। इन प्रतिरक्षी प्रोटीन को एंटीबॉडीज़ कहते हैं या प्रतिरक्षा अणु भी कहा जा सकता है। एंटीबॉडी दूसरे मैक्रोफेज या बृहदभक्षकाणु को मारने का संकेत देते हैं। मेमरी बी लसिकाणु और टी लसिकाणु रोगजनक के एंटीजन को याद रखकर उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तुरंत काम करता है, परंतु जब रोगजनक शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचा देता है तब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रतिरोध में मदद करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कई दिन लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। जब मनुष्य में प्रतिजन या एंटीजन प्राकृतिक तौर पर प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा होता है उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के रोगजनक के संक्रमण में आता है तब सक्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार काम करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में इन रोगजनक के खिलाफ दो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं टी लसिकाणु और बी लसिकाणु प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के लसिकाणुओं को एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रतिजन के खिलाफ शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी होती है। नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा अहम होता है। एंटीबॉडीज़ माता के दुग्ध श्रवण में पीयूष या कोलेस्ट्रॉम से आता है। अब कृत्रिम प्रतिरक्षा। जब मनुष्य में प्रतिजन का किसी माध्यम से प्रवेश करवाया जाए तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसका उदाहरण है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। प्रतिजन के प्रवेश पर रक्त में मौजूद लिम्फोसाइट्स या बी लसिकाणु उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं जिससे कि एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। टीकाकरण में निष्क्रिय या दुर्बल रोगजनक के प्रतिजन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियां एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रभावित करते हैं। इस प्रतिक्रिया को मेमरी बी और टी सेल्स याद रखते हैं। इस प्रक्रिया को प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब मनुष्य के जीवन काल में अगर किसी रोग के प्रतिजन से संक्रमण हो जिसका उस व्यक्ति ने पहले से ही टीका ले लिया है तब वह व्यक्ति उस रोग से संक्रमण से आसानी से बच सकता है क्योंकि मेमरी बी और टी सेल्स रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी स्व प्रतिरक्षा पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। किसी भी जीवाणु के संक्रमण में आने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बी लसिकाणु को संदेश देता है जो IgE प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी को खून में छोड़ देता है जो इस रोगाणु के प्रति हानिकारक होता है। IgE एंटीबॉडी फिर रक्त के द्वारा मास्ट सेल्स को जाके सक्रिय करते हैं। मास्ट सेल्स इसके प्रति हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर की धमनियों में रिसाव आने लगता है जिससे न्यूट्रोफिल्स धमनियों से निकलकर रोगाणु से लड़ते हैं। परंतु कभी-कभी मनुष्य का शरीर
अहानिकारक चीज़ों को रोगजनक समझ लेता है और यह पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ सामान्य वस्तु के खिलाफ होती है, इसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी के लक्षण में आते हैं छींकना, पनीली आँखें, बहती नाक, सूजन, खुजली, डायरिया या सांस लेने में कठिनाई। परंतु कभी कभी एलर्जी जानलेवा हो जाती है, इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान श्वसन पथ में सूजन हो जाती है जिसके कारण सांस लेने में बाधा होती है। साथ में रक्तचाप में गिरावट होने लगती है, इसलिए यह जानलेवा हो सकती है। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को रोकने में मदद करती है। स्टेरॉइड भी एलर्जी को रोक सकता है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शॉट देना आवश्यक है क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ता है और सांस लेने में सुविधा होती है। स्वप्रतिरक्षा। स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच फर्क कर सकता है। आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और वेगनर्स ग्रैन्युलोमाटोसिस। लसिकाब अंग। जिन अंगों में लसिकानों की उत्पत्ति और परिपक्वन या मैच्योरेशन और प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेशन होता है उन्हें हम लसिकाब अंग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लसिकाब अंग। यहाँ अपरिपक्व या इमैच्योर लसिकानु प्रतिजन संवेदनशील में विभाजित होते हैं। आसान शब्दों में यहाँ लसिकानुओं का परिपक्वन होता है। इनके उदाहरण है अस्थिमज्जा और थाइमस। दूसरा होता है द्वितीय लसिकाब अंग। यहाँ लसिकानुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनके उदाहरण हैं कुछ इस प्रकार: प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुदांत्र के पेयर पैच और परिशेषिका। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाब अंग है जहां लसिकानु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यह श्वेताणु के मैच्योरेशन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करता है। थाइमस जन्म के समय अस्थिमज्जा से भी ज़्यादा मुख्य होता है। यह जहाँ तिलक्षाणु का परिपक्वन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार घटता रहता है और यौन अवस्था में थाइमस की जगह अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाब अंग बन जाता है। प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है। इसमें मुख्य रूप से लसिकानु और भक्षकाणु होते हैं। लसिका ग्रंथियां छोटे ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकानुओं के संक्रयण और प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो फिर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर अपनी प्रतिरक्षा कैसे करता है, और दूसरा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न लसिका अंग के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। अब के लिए धन्यवाद।